इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो यहाँ पर इस सब्सक्राइब बटन पे ऐसे क्लिक कर दीजिए और ये बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए। इससे आपको मेरे वीडियो की सारी नोटिफिकेशंस आपको आसानी से मिल जाएंगी। नमस्कार दोस्तों, इनकम टैक्स का कैलकुलेशन हमारे और आपके लिए हमेशा से एक टेढ़ी खीर रहा है। हमेशा से कंफ्यूजन बना रहता है ईमानदारी से पूरा पैसा कमाने के बाद भी, इनकम टैक्स भरने के बाद भी, आईटीआर सबमिट करने के बाद भी, कि भाई एक आशंका बनी रहती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने कुछ गलत इनकम टैक्स भर दिया, कहीं हमारे इनकम टैक्स का कैलकुलेशन गलत तो नहीं हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने इनकम टैक्स ज़्यादा भर दिया, या कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने इनकम टैक्स कम भर दिया। आज के इस वीडियो में मैं पूरी तरीके से आपको एक्सप्लेन करूंगा कि इनकम टैक्स का स्लैब क्या होता है, ओल्ड टैक्स रिजाइम और न्यू टैक्स रिजाइम में आपके लिए कौन सा बेनिफिट है और उसमें इनकम टैक्स का कैलकुलेशन किस तरीके से होता है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपकी इनकम टैक्स को कैलकुलेट करने की किसी भी तरह का जो भी कंफ्यूजन रहेगा या कोई भी समस्या रहेगी वो पूरी तरीके से सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप और बहुत ही सरल शब्दों में ही आपको एक्सप्लेन करूंगा। वीडियो शुरू करूं उसके पहले मैं आपको बता दूं कि आईटीआर यानी इनकम टैक्स रिटर्न के जो फॉर्म है उसमें आईटीआर 1 से लेकर आईटीआर 7 तक के लिए मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखी है और मेरे चैनल पर पब्लिश भी हो गई है। उसका लिंक ऊपर आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप जाकर उसे भी अगर अभी तक नहीं देखा है तो देख लीजिए, वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल और काफ़ी जरूरी भी है। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हमेशा की तरह सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि इस वीडियो को पूरा कंप्लीट करने के बाद आपकी लर्निंग क्या होगी, आप क्या चीज़ें सीख चुके होंगे। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि व्हाट इज करंट टैक्स स्लैब, जो करंट में इनकम टैक्स के कौन से स्लैब हैं, किस गुणा भाग के थ्रू जो है हमारा और आपका इनकम टैक्स का कैलकुलेशन होता है। हम ये समझेंगे कि टैक्सेबल इनकम क्या होती है। हम ये भी अंडरस्टैंड करने में एबल हो जाएंगे कि भाई हाउ टू कैलकुलेट इनकम टैक्स का कैलकुलेशन कैसे होता है। और अगर आप वीडियो में अंत तक बने रहते हैं तो हमेशा की तरह बोनस पॉइंट ऑफ डिस्कशन में ये चीज जरूर समझेंगे कि न्यू टैक्स स्लैब या ओल्ड टैक्स स्लैब, भाई कौन सा टैक्स स्लैब हम लोग चूज करें, हमारे लिए कौन सा बेनिफिशियल है, तो उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज करंट टैक्स स्लैब। तो दोस्तों वर्तमान के समय पर भारत में इनकम टैक्स के दो स्लैब हैं, ओल्ड स्लैब है टैक्स का और न्यू स्लैब है। इसको हम लोग ओल्ड टैक्स रिजाइम और न्यू टैक्स रिजाइम भी कहते हैं। अब ये है कैसे, ओल्ड टैक्स स्लैब की अगर मैं बात करूं तो उसमें 0 से लेकर 2.5 लाख रुपए तक की अगर आपकी इनकम है, टैक्सेबल इनकम है, तो उसमें कोई टैक्स नहीं लगता। 2.5 लाख से अगले 2.5 लाख पे यानी 5 लाख रुपए तक की इनकम में 5%, 5 लाख से 10 लाख में 20% और 10 लाख से ऊपर अगर आपकी इनकम होती है तो 30% का आपको इनकम टैक्स देना होता है। अगर न्यू टैक्स रिजाइम की बात की जाए तो इसमें जो है 2.5 लाख रुपए तक की इनकम में नील टैक्स है, 2.5 लाख से 5 लाख तक की इनकम में 5% का टैक्स है। तो ये ओल्ड टैक्स में जो जिस तरीके का टैक्स स्लैब है, पहले दो टैक्स स्लैब उसी तरीके से हैं। तीसरे टैक्स स्लैब से परिवर्तन चालू हो जाता है। ओल्ड टैक्स स्लैब में आप जब जाएंगे तो 5 लाख से 10 लाख तक की इनकम में 20% टैक्स लगता है, बट इसको न्यू टैक्स स्लैब में दो भागों में 2.5 लाख के स्लैब में बांट दिया है। तो 5 लाख रुपए से लेकर 7.5 लाख रुपए तक की इनकम में 10% और 7.5 लाख से 10 लाख रुपए तक की इनकम में 15%, 10 लाख से 12.5 लाख की इनकम 20% और अगली 12.5 लाख से 15 लाख की यानी अगले 2.5 लाख रुपए पे 25% का टैक्स। और अगर आपकी इनकम 15 लाख से ऊपर निकलती है तो बची हुई इनकम पर आपका 30% का टैक्स आपको देना होता है। एक चीज जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे समझने वाली, टैक्सेबल इनकम। तो ओल्ड टैक्स रिजाइम में जो भी टैक्सेबल इनकम का कैलकुलेशन होता है तो उसमें बहुत सारे एग्जम्पशन एंड डिडक्शन आपको अवेलेबल हैं, यानी कि आप जितना भी कमा रहे हैं उसमें कई नियमों और शर्तों के माध्यम से और कई क्या कहते हैं छूटों के माध्यम से उसमें जो है आपको कटौती और छूट मिलती है। लेकिन न्यू टैक्स रिजाइम जब अगर आप अडॉप्ट कर रहे हैं नए टैक्स रिजाइम के हिसाब से, अगर आप अपना इनकम टैक्स भरने वाले हैं तो उसमें आपको किसी भी तरह का एग्जम्पशन या डिडक्शन नहीं मिलता। अब एक चीज और समझने वाली है कि जब आपका टोटल, आप दोनों में से कोई भी स्लैब ले लीजिए, लेकिन इसके बाद जब आपका इनकम टैक्स का कैलकुलेशन हो जाता है तो सपोज आपका इनकम टैक्स 50,000 रुपए कैलकुलेट हुआ कि 50,000 आपको साल भर में टैक्स भरना है। तो इसमें एक चीज है कि उस 50,000 रुपए के ऊपर 4% आपको एजुकेशन एंड हेल्थ सेस देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, यानी कि 50,000 का इनकम टैक्स प्लस 4% एजुकेशन एंड हेल्थ सेस को मिलाकर आपका ये मोटा मोटी 52,000 रुपया जो है आपको टोटल टैक्स आप जमा करेंगे। दूसरा, अगर आपकी इनकम 50 लाख रुपए से ज्यादा एक्सीड हो रही है तो उस केस में आपको एडिशनल सरचार्ज देना पड़ेगा। अब चूंकि ये वीडियो में नॉर्मल इनकम जो टैक्स पेयर है उनके लिए बना रहा हूं, तो ये जो कितना सरचार्ज लगेगा 50 लाख से ऊपर की इनकम पे, ये हम इसे अगले वीडियो में समझ लेंगे।
इसके साथ साथ अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए से कम की है टैक्सेबल इनकम, तो उस केस में आपको 12,500 रुपए का टैक्स रिबेट भी मिलता है। यानी कि अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए से कम की है टैक्सेबल इनकम, तो उस केस में आपको जो टैक्स का कैलकुलेशन है वो पूरी तरीके से आपके लिए जो जीरो हो जाता है। ठीक है, आपका इनकम टैक्स में पूरी तरीके से छूट हो जाता है, क्योंकि सेक्शन 87A में 5 लाख रुपए से कम इनकम वालों को 12,500 रुपए की इनकम टैक्स में छूट मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग ये समझ लेते हैं, टैक्स स्लैब हमने समझ लिया कि किस किस तरीके से टैक्स लगता है। अब आगे समझ लेते हैं कि टैक्सेबल इनकम का कैलकुलेशन कैसे होगा। तो दोस्तों, टैक्सेबल इनकम का कैलकुलेशन करने में सबसे पहले हम लोग ग्रॉस इनकम समझेंगे, यानी कि वो कौन कौन सी इनकम है जो साल भर में हमने कमाई है, और वो जो है हमारी क्या कहते हैं टैक्सेबल इनकम के कैलकुलेशन में हमको शामिल करना पड़ेगा। तो ग्रॉस इनकम समझेंगे। उसके बाद हम ये समझेंगे कि टोटल डिडक्शन कौन कौन सा है, मतलब उस इनकम में हम किस किस चीज और किस किस हेड में हम छूट पा सकते हैं ताकि हमारी टैक्सेबल इनकम कम हो जाए और हमें कम टैक्स लगे। तो आगे फिर हम ग्रॉस इनकम में हम अपना टोटल डिडक्शन माइनस करेंगे और हमको टैक्सेबल इनकम मिल जाएगी, यानी A माइनस B। अब समझते हैं ग्रॉस इनकम। सबसे पहले समझ लेते हैं। तो ग्रॉस इनकम के हेड में सबसे पहले दोस्तों आएगा इनकम अंडर सैलरी हेड, यानी कि अगर हम सैलरीड पर्सन है और हम सैलरी से कोई इनकम कमा रहे हैं तो सबसे पहले उसको शामिल करेंगे। अब इसमें किस तरीके से इसका कैलकुलेशन होगा हेड सैलरी का, उसको भी समझ लेते हैं, क्योंकि बेसिकली ऐसा नहीं होगा कि अगर आप साल भर में 10 लाख या 11 लाख रुपए कमा रहे हैं तो पूरा का पूरा जो है आपका टैक्सेबल होगा। तो बेसिकली इसका कैलकुलेशन ऐसे होता है कि आपको सबसे पहले ग्रॉस सैलरी, और ग्रॉस सैलरी में आपको 4 चीजें माइनस करनी होती है। पहला स्टैंडर्ड डिडक्शन जो सरकार की तरफ से दिया हुआ है उसे आप माइनस कर दीजिए। हाउस रेंट अलाउंस माइनस कर दीजिए। अगर आपको कोई लीव ट्रेवलिंग अलाउंस या लीव ट्रेवलिंग LTC मिल रहा है आपको, वो माइनस कर दीजिए। कोई प्रोफेशनल टैक्स या एंटरटेनमेंट अलाउंस आपको मिल रहा है या प्रोफेशनल टैक्स आप दे रहे हैं उसको माइनस कर दीजिए। उसके बाद जो चीज आएगी वो आपकी इनकम अंडर हेड सैलरी में कैलकुलेट होगी। दूसरा आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये आपको शामिल करना होगा। अगर आप किसी भी तरीके से कोई आपके पास आपका ओन्ड हाउस है और उसमें आप कोई रेंटल इनकम कमा रहे हैं या किसी भी तरीके से उसमें इनकम कमा रहे हैं, तो उसको आपको अपनी ग्रॉस सैलरी में जो है शामिल करना होगा। वो किस तरीके से कैलकुलेट होगा, तो आप अगर कोई होम लोन आपने लिया हुआ है अपनी सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस में, कोई होम लोन लेके रखा हुआ है, तो उसमें जो भी आप रेंट रिसीव करेंगे तो आपको वो रेंट, और उसमें से आपको अगर आपने उसमें कोई होम लोन लिया तो बट ऑब्वियस है कि आप उसमें इंटरेस्ट पे करेंगे, तो आपने उसमें होम लोन में जो भी इंटरेस्ट आप पे कर रहे हैं उसको माइनस कर देंगे। तो इसके बाद जो इनकम आएगी वो इनकम आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में शामिल करना होगा। यहाँ पे एक चीज आप ध्यान रखिएगा, जो आगे की कैलकुलेशन में हम लोग देखेंगे भी, कि रेंट रिसीव्ड से ज्यादा आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो ऐसा भी हो सकता है। तो उस केस में आपकी जो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है वो माइनस में भी आ सकती है, यानी कि इनकम जो है वो आपकी हाउस प्रॉपर्टी से इनकम भी हो सकती है और लॉस भी हो सकती है, दोनों चीजें इसमें शामिल होगी ग्रॉस इनकम में। अगला हेड है इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन। तो अगर आप कोई बिजनेस वाले हैं तो हो सकता है सैलरी से इनकम ना आती हो, बिजनेस से आती हो, तो बिजनेस या प्रोफेशन में जो आप इनकम कमा रहे हैं वो आपको पूरा इसमें शामिल करना होगा। चौथा, अगर आपने साल भर के दौरान कोई लैंड सेल की है या ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट किया जो आपका कैपिटल गेन में आ रहा है, भले वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो, उसको आपको इसमें शामिल करना होगा। और पांचवा अदर सोर्सेस, यानी ऊपर के जो 4 सोर्सेस हैं इसमें अगर कोई इनकम नहीं बैठ रही है तो वो इनकम आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में शामिल करना होगा। एग्जांपल के लिए आपने कहीं पर फिक्स डिपॉजिट करके रखा है, किसी कंपनी का नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स खरीद के रखा हुआ है, उसमें अगर आपको किसी भी तरह का इंटरेस्ट मिलता है तो आप वो इंटरेस्ट जो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में ऐड कर सकते हैं। या इसके अलावा और कोई भी इनकम जो आपने कमाई है और ऊपर के 4 सैलरी हेड में 4 इनकम हेड में नहीं बैठ रही है तो उसको आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में ऐड कर दें। इस तरीके से आपकी ग्रॉस इनकम आ जाएगी। आगे हम लोग डिडक्शन देख लेते हैं। तो बेसिकली डिडक्शन जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला डिडक्शन है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। 80C में क्या क्या चीजें आती हैं? 80C में आती है कि भाई आपने कोई प्रोविडेंट फंड में निवेश करके रखा है, कोई लाइफ इंश्योरेंस में निवेश करके रखा हुआ है, आपने कोई बच्चों की ट्यूशन फीस में जो आपने पैसा दिया है, PPF यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड में कोई निवेश है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, टैक्स फ्री FD या होम लोन का प्रिंसिपल आपने कुछ पे किया है, सुकन्या समृद्धि योजना, तो ये सब में अगर आपने कोई निवेश किया है तो सारे इन्वेस्टमेंट का जो है छूट आपको 80C के अंतर्गत मिलता है और इसका कैपिंग है 1.5 लाख रुपए तक का। अगला डिडक्शन है अगर आपने कोई मेडिक्लेम लिया हुआ है तो 80D के अंतर्गत उसका डिडक्शन आप ले सकते हैं। अगर आप कोई हायर एजुकेशन में आपने कोई हायर एजुकेशन के लिए लोन लिया तो उसमें अगर कोई आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो वो आप जो है उसकी छूट ले सकते हैं। इसके अलावा 80G में बहुत सारी संस्थाएं ऐसी होती है जहां पर आप वो 80G में रजिस्टर्ड होती है और जहां पर आप दान देते हैं। तो ऐसे सारे डोनेशन जिसमें जिन संस्थाओं को दिया गया है वो 80G में अगर रजिस्टर्ड है तो आपको उस डोनेशन में भी आपको जो है टैक्स में छूट मिलती है। इसके बाद अंडर सेक्शन 80
80 टीटी और टीटीबी में इसमें एफडी जो होता है सीनियर सिटीजन या जो नॉर्मल लोग जो एफडी बनाते हैं उसमें जो इंटरेस्ट होता है उसकी छूट मिलती है। तो ये सारे डिडक्शन है जो आपको ग्रॉस इनकम से आपको माइनस करना पड़ेगा और इसके बाद आपकी टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। अब एक एग्जांपल के माध्यम से इसको समझ लेते हैं। हम उदाहरण के लिए मानते हैं कि हमारा जो ग्रॉस सैलरी है वो 11 लाख रुपए है साल की। इसमें सरकार की तरफ से जो अभी लिमिट है स्टैंडर्ड डिडक्शन की वो 50,000 रुपए की भाई आप माइनस कर सकते हैं। इसके बाद हाउस रेंट अलाउंस, जब आप अपना पे स्लिप उठाएंगे तो उसमें आपको हाउस रेंट अलाउंस, लीव ट्रेवलिंग अलाउंस, प्रोफेशनल टैक्स, एंटरटेनमेंट अलाउंस, ये सब आपको बाइफरकेट करके दिया होगा। तो हाउस रेंट अलाउंस हम ये मानते हैं कि 1,80,000 रुपए साल का मिला हुआ है, एलटीए 17,500 रुपए, प्रोफेशनल टैक्स आपने 2,500 रुपए पे किया है। तो ये सारी चीजें को ऐड करेंगे तो टोटल 2.5 लाख रुपए का डिडक्शन होता है। 11 लाख की ग्रॉस सैलरी में 2.5 लाख रुपए का डिडक्शन जब आप माइनस करेंगे तो इनकम अंडर द हेड ऑफ सैलरी आपकी आएगी 8.5 लाख रुपए। दूसरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में देख लेते हैं कि एक कोई आपका सेल्फ ऑक्युपाइड होम लोन हाउस है जिसमें आप जो है साल भर में 1,20,000 रुपए की रेंट रिसीव करते हैं और आपने उसमें कोई होम लोन लेके रखा है जिसमें आप साल भर में 2,20,000 रुपए का इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। तो अगर आप देखें कि इनकम हो रही है इस हाउस प्रॉपर्टी से तो बेसिकली लॉस हो रहा है, क्योंकि इंटरेस्ट आपका खर्चा है। साल भर में आप 2,20,000 का खर्चा कर रहे हैं इंटरेस्ट के तौर पर, आपको इनकम हो रही है 1,20,000 पे, 20,000 रुपए रेंट के तौर पर। तो ओवरऑल इस हाउस प्रॉपर्टी में आपको लॉस हो रहा है। कितने का हो रहा है? 1 लाख रुपए। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नेगेटिव में आएगी -1 लाख रुपीज। बिजनेस हम मानते हैं कि भाई बिजनेस आपका नहीं है कुछ, आप सैलरीड से ही सारी इनकम कमाते हैं तो जीरो आपका है। आगे कैपिटल गेन में आपने जो 1 लाख रुपए कमाया है, एक एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं, और अदर सोर्सेज से आपने 50,000 रुपए कमाए। तो इस तरीके से आपकी टोटल ग्रॉस इनकम जो हुई वो 9 लाख रुपए हुई। आगे डिडक्शन देख लेते हैं। तो हम ये मानते हैं कि आपने 80C के अंतर्गत अपने प्रोविडेंट फंड में, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में, LIC में, इन सब ने मिला के करीबन 1.5 लाख रुपए का आपने निवेश करके रखा है। मेडिक्लेम आपने लेके रखा हुआ है जिसकी इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम 10,000 रुपए है। आपने 80E में आपके कोई हायर स्टडी का लोन नहीं लेके रखा है तो इसमें कोई डिडक्शन नहीं है, और ये सब एग्जाम्पल फॉर्म में है। 80G में आपने डोनेशन जो है वो 10,000 रुपए का किया हुआ है साल भर में, और आपको FD वगैरह से जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो 10,000 रुपीज का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो आपने उसको टैक्स डिडक्शन में आपने ले लिया। तो टोटल डिडक्शन आपने यहाँ पे 1,80,000 रुपए लिया हुआ है 80C से लेके 80 TTA TTB तक का। अब ग्रॉस इनकम 9 लाख है, उसमें टोटल डिडक्शन 1,80,000 रुपए माइनस करने के बाद आपकी जो टैक्सेबल इनकम आ रही है यहाँ पे 7,20,000 रुपए आ रही। अब दोस्तों इसमें एक चीज आप समझिएगा कि ये ओल्ड टैक्स रिजाइम के हिसाब से आपकी टैक्सेबल इनकम आ रही है 7,20,000 रुपए, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं कि अगर हम ओल्ड टैक्स रिजाइम जो है या ओल्ड टैक्स स्लैब है उसको ना फॉलो करके नया टैक्स स्लैब फॉलो करते तब हमारी टैक्सेबल इनकम क्या होगी, क्योंकि उसी टैक्सेबल इनकम पर हमारा जो है इनकम टैक्स का कैलकुलेशन होगा जो स्लैब मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया है। तो हम ये तो ओल्ड टैक्स था। अब नए टैक्स रिजाइम के हिसाब से देख लेते हैं। तो नए टैक्स रिजाइम में जैसे मैंने आपको बताया था कि जब हम नए टैक्स रिजाइम के हिसाब से आपके इनकम टैक्स के लिए टैक्सेबल इनकम का कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें किसी भी तरह का आपको डिडक्शन या एग्जम्पशन नहीं मिलता। तो ग्रॉस सैलरी के कैलकुलेशन में आपको ये जो 4 डिडक्शन मिल रहे थे, स्टैंडर्ड सैलरी का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल रहा था, हाउस रेंट अलाउंस यानी HRA मिल रहा था, LTA मिल रहा था, या प्रोफेशनल टैक्स या एंटरटेनमेंट अलाउंस का जो डिडक्शन मिल रहा था ये नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आपकी जो ग्रॉस सैलरी है वो 11 की 11 लाख काउंट होगी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जो आपको डिडक्शन मिल रहा था ये आपको नहीं मिलेगा। इसके अलावा जो आपको 80C से लेके TTA TTB तक के जो भी डिडक्शन है वो सारे डिडक्शन आपको या एग्जम्पशंस आपको नहीं मिलेंगे। तो इस केस में कैलकुलेशन कैसे होगा? इस केस में इनकम अंडर हेड सैलरी का कैलकुलेशन इस तरीके से होगा कि आपने 11 लाख की सैलरी आपने कमाई है तो पूरी 11 लाख की ग्रॉस सैलरी आपकी काउंट होगी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो 1,20,000 का रेंट तो काउंट होगा एज एन इनकम, लेकिन डिडक्शन जो है इंटरेस्ट का वो काउंट नहीं होगा। तो इस केस में आपका जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 1,20,000 पूरी काउंट होगी। इनकम अंडर दी हेड ऑफ कैपिटल गेन 1 लाख और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस 50,000 में इसको एज इट इज एग्जांपल के तौर पे लेते हैं तो अपनी जो टोटल ग्रॉस इनकम अब यहाँ पर 9 लाख की जगह 13,70,000 रुपए हो जाएगी, क्योंकि हमको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में होम लोन के इंटरेस्ट में आपको डिडक्शन नहीं मिल रहा है, एग्जम्पशन नहीं मिल रहा है, प्लस जो हेड सैलरी है उसके अंतर्गत भी आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन, LTA, हाउस रेंट अलाउंस, प्रोफेशनल टैक्स इसका आपको बेनिफिट नहीं मिल रहा है। तो आपकी ग्रॉस इनकम 13,70,000 हो गई। डिडक्शन चूंकि आपको कोई भी नहीं मिल रहे हैं इसमें तो आपका टोटल डिडक्शन 0 रहा, तो इस हिसाब से आपकी टैक्सेबल इनकम 13,70,000 रुपए होगी। तो दोस्तों कुल मिला के न्यू टैक्स रिजाइम के हिसाब से अगर आपने कैलकुलेट किया तो आपकी ये टैक्सेबल इनकम 13,70,000 रुपए हुई, ओल्ड के हिसाब से 7,20,000 रुपए हुई। तो अब हमने समझ लिया कि टैक्सेबल इनकम का कैलकुलेशन कैसे होता है। अब हम ये समझ लेते हैं कि टैक्सेबल इनकम निकालने के बाद हम अपना इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे कि भाई हमको टैक्स कितना देना है, तो उसको समझ लेते हैं। तो ओल्ड टैक्स रिजाइम और नया टैक्स रिजाइम में फिर से पहुंचते हैं। ओल्ड टैक्स स्लैब जैसा कि आपके सामने दिया हुआ है, इसके हिसाब से
हमारी 7,20,000 रुपए की इनकम टैक्सेबल इनकम है और न्यू टैक्स स्लैब के हिसाब से 13,70,000 रुपए की। अब टैक्स का कैलकुलेशन देख लेते हैं। 7,20,000 रुपए को हमने पहले 2.5 लाख में बांटा तो उसमें हमको 0 टैक्स लगा। दूसरा 2.5 लाख रुपए में हमको 5% टैक्स देना है तो उसके हिसाब से 12,500 रुपए का टैक्स लगा। अब 5 लाख रुपए माइनस करने के बाद बचा हुआ है 2,20,000। तो अगले 5 लाख से 10 लाख के बीच में जो 2,20,000 रुपए की इनकम है उसमें हमें 20% का टैक्स देना तो 44,000 रुपए। तो इस हिसाब से अपना टोटल इनकम टैक्स 56,500 रुपए हुआ। रिबेट अंडर सेक्शन 87A के हिसाब से आपको इसमें कुछ भी नहीं मिलेगी। 12,500 रुपए की जो मैंने बताई थी वो इसलिए क्योंकि आपकी जो टोटल टैक्सेबल इनकम है 5 लाख से ऊपर है, 7,20,000 है। तो रिबेट अंडर सेक्शन 87A आपका नॉट एप्लीकेबल होगा यहाँ पर। तो ओवरऑल टोटल टैक्स जो है, टोटल पेबल जो इनकम टैक्स है वो आपका 56,500 रुपए होगा। तो ये इनकम टैक्स हो गया। अब जब फाइनल आप जमा करने जाएंगे तो इस टोटल इनकम टैक्स में 4% का आपको एजुकेशन एंड हेल्थ सेस भी आपको इसके ऊपर ऐड करना पड़ेगा। तो ये टोटल टैक्सेबल इनकम मैंने इनकम टैक्स हो गई ओल्ड टैक्स के हिसाब से। अब नेट टैक्स स्लैब के हिसाब से देख लेते हैं। तो दोस्तों नेट टैक्स स्लैब के हिसाब से आपका 13,70,000 रुपए का आपका जो है टोटल टैक्सेबल इनकम है। अब इसमें आप एक चीज देखेंगे कि नेट टैक्स स्लैब में 0 से 2.5 लाख, 2.5 से 5, 5 से 7.5, 7.5 से 10, 10 से 12.5, तो ओवरऑल 2.5 लाख के स्लैब में जो है पूरे इनकम टैक्स के कैलकुलेशन को बांटा गया है। तो पहले जब 13,70,000 को अगर आप डिवाइड करते हैं तो पहले 2.5 लाख पे आपको 0, दूसरे 2.5 लाख पे 12.5 लाख रुपए, 12,500 रुपए माफ कीजिएगा, तीसरे 2.5 लाख पे आपको 10% के हिसाब से 25,000, चौथे 2.5 लाख पे आपको 15% के हिसाब से 37,500 रुपए, पांचवें 2.5 लाख पे आपको 50,000 रुपए लग रहा है और 20% के हिसाब से, और उसके बाद छठवें में 1,20,000 रुपए की इनकम बचती है। तो वो टोटल आप 2.5 लाख के स्लैब पे बांटेंगे तो छठवें में आपके पास 1,20,000 होगी। इन सबको टोटल करेंगे तो 13,70,000 आएगा। तो छठवें में आपको 30 जो है 25% के हिसाब से इनकम आपको लग रही है तो कुछ 30,000 रुपए का आपका टैक्स यहाँ पर आया। तो ओवरऑल जो टैक्स का कैलकुलेशन हुआ वो 1,55,000 रुपए हुआ। यहाँ पर अगेन आपको 87A का रिबेट नहीं मिलेगा क्योंकि टैक्सेबल इनकम आपकी 5 लाख से ज्यादा की है। तो टोटल यहाँ पर टैक्स पेबल जो कहलाएगा इनकम टैक्स में वो होगा 1,55,000 रुपए। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो 1,55,000 का यहाँ पर टैक्स है प्लस 4% आपको एजुकेशन एंड हेल्थ सेस इसमें आपको अलग से देना पड़ेगा। जब ओवरऑल कैलकुलेशन किया तो हमको ये समझ में आया कि अंडर ओल्ड टैक्स रिजाइम आपका 56,500 रुपए आ रहा है, और अगर नए रिजाइन के हिसाब से कैलकुलेट करना है तो 1,55,000 रुपए का टैक्स आ रहा है। मतलब काफी ज्यादा डिफरेंस है, ओवरऑल 3 गुने का डिफरेंस है। और इसके ऊपर 4% का आपको एजुकेशन एंड हेल्थ सेस अलग से ऐड करके जब आप टैक्स जमा करने जाएंगे तो होगा। अब यहां पर एक बोनस पॉइंट ऑफ डिस्कशन के तौर पे हम लोग ये समझ लेते हैं कि भाई सीधा सीधा तो अपने को दिख रहा है कि जो नया टैक्स स्लैब है उसमें 3 गुना ज्यादा आपका टैक्स लग रहा है। तो हमको ढंग से देखा जाए तो इसमें कोई डिस्कशन ही नहीं करना चाहिए, भाई हमको ओल्ड टैक्स रिजाइन के हिसाब से टैक्स देना चाहिए। बट बात ऐसी नहीं है, जैसी जैसी दिखती है वैसी वैसी नहीं होती। जब हम बात करते हैं ओल्ड टैक्स रिजाइन की तो उसमें हमको बहुत सारे डिडक्शंस मिलते हैं, बट वो सारे डिडक्शन सब्जेक्ट टू कंडीशन होते हैं, यानी शर्तों के आधार पर होते हैं। और दूसरी बात है हर एक व्यक्ति की सेविंग के आधार पर होता है। जब आप 1.5 लाख रुपए का 80C में निवेश करेंगे तभी वो आपको छूट मिलेगी। अगर आप सैलरी से इनकम नहीं कमा रहे हैं तो आपको वो छूट सैलरी वाली तो नहीं मिलेगी, बिजनेस इनकम आपका पूरा कैलकुलेट होगा। उसके बाद अगर आपने मेडिक्लेम में निवेश किया हुआ है, एफडी से इंटरेस्ट कमा रहे हैं, कोई डोनेशन दिया है तो डिडक्शन आपको मिलेगा। तो ओवरऑल अगर आप वो डिडक्शन का बेनिफिट उठा पा रहे हैं, आपके पास इतनी सेविंग बच रही है कि आप निवेश कर सकते हैं और निवेश के बाद आप जो है उसका छूट ले सकते हैं, तो उस केसेस पे फिर आप ओल्ड टैक्स रिजाइम आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि उसमें टैक्सेबल इनकम कम होगी तो आपका इनकम का कैलकुलेशन जो है वो इनकम टैक्स आपको कम कैलकुलेट होकर आएगा और आपको कम इनकम टैक्स देना पड़ेगा। तो ओवरऑल मेरा सजेशन ये रहेगा कि चूंकि इस वीडियो में मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है कि किस तरीके से आपको टैक्सेबल इनकम का कैलकुलेशन करना है और किस तरीके से टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट होने के बाद इनकम टैक्स का कैलकुलेशन करना है, तो सबसे पहले आप जिस भी तरीके से इनकम कमा रहे हैं उस इनकम में जो भी इनकम आप कमा रहे हैं उसमें कितना निवेश आप कर सकते हैं अपनी सेविंग्स वगैरह को देखते हुए, उसके हिसाब से आप दोनों का कैलकुलेशन कर लीजिए। और कैलकुलेशन करने के बाद ही आप ये निर्णय लीजिए कि आपको नए टैक्स सिस्टम के साथ जाना है या पुराने टैक्स सिस्टम के साथ जाना है, नया टैक्स जो है स्लैब फॉलो करना है, पुराना टैक्स स्लैब फॉलो करना है। ये आपके इन्वेस्टमेंट के आधार पर डिपेंड करेगा। अब सपोज अगर एग्जांपल के लिए बात की जाए तो ओल्ड टैक्स रिजाइम में 7,20,000 रुपए की इनकम जरूर आ रही है, लेकिन अगर आपने 80C में आपके पास इतनी सेविंग नहीं है कि आप 1.5 लाख रुपए का निवेश उसमें करें तो वो आपकी टैक्सेबल इनकम 9,70,000 रुपए हो जाती। तो दोनों ही तरीके से आप अपने इनकम का कैलकुलेशन कर लीजिए और उसके बाद जो आपको बेनिफिट मिले उस टैक्स स्लैब के साथ आप जाइए। हालांकि प्राइमा फेसी हर पॉइंट ऑफ टाइम में आपको जो ओल्ड टैक्स रिजाइम है वही आपको हमेशा बेनिफिशियल रहेगा।
तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे चैनल में बहुत सारी फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस हैं जिसको आप जाके देखिए और वो आपके फाइनेंशियल डिसीजन को और ज़्यादा मजबूत बनाएगी। इस चीज़ का मुझे पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस है। थैंक यू सो मच। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो यहाँ पर इस सब्सक्राइब बटन पे ऐसे क्लिक कर दीजिए और ये बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए। इससे आपको मेरे वीडियो की सारी नोटिफिकेशंस आपको आसानी से मिल जाएंगी।